हेलो फ्रेंड्स, क्विक जीके लर्न चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्न करवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार पढ़कर ही परीक्षा में जाएं, जिससे आपके जो 1-2 नंबर के प्रश्न इन्हें न जानने की वजह से छूट जाते हैं तो वो न छूटे और आपके नंबर बने रहें। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक बार वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और ये 6 मौलिक अधिकार हैं: समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पहले 7 थे। जब मूल अधिकार, जब संविधान बना था तब ये इसमें 7 अधिकार थे, लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया था। अब यह वर्तमान में 6 ही बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। कितने में किया गया है? 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समता का अधिकार या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। समता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में क्या कहा गया है ये देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक ही समान कानून बनाएगा और उनको एक ही समान लागू करेगा। सभी व्यक्तियों पे वो कानून एक ही समान लागू करेगा। और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है यह जानिए। धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। और अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित है ये जानिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 17 हमें बताता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 17 में इसे घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 यह उपाधियों का अंत करता है। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय एवं अन्य भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। इनके सेना और विद्या संबंधी कोई भी अन्य उपाधि सरकार द्वारा, राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो इसे चलिए हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में कहा गया है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब इसमें सिर्फ 6 ही बची हुई है। तो यहाँ पे 19A में क्या कहा गया है? 19A में देखिए, इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। हमें इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। और 19A के ही अंतर्गत, अनुच्छेद 19A के ही अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है। 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है।
और 19C में हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और 19D में हमें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह किसमें की गई है? 19D में। और 19E में हमें देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह 19E में प्रदान की गई है। और 19F में हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और फिर इसके बाद आइए 20 में अनुच्छेद 20 में यह हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हमें जो संरक्षण प्रदान कर रहा है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। और दूसरा है अपराध करने के समय में जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत सजा दी जाएगी। और तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह तीसरे में वर्णित है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। और अनुच्छेद 21 के क में क्या कहता है यह जानिए आप लोग। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। अब अनुच्छेद 22 क्या कहता है यह जान लीजिए। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है हमें। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहली स्वतंत्रता है हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा। जब भी कोई हिरासत में लिया जाएगा तो उसका उसे कारण बताना पड़ेगा। और दूसरी स्वतंत्रता है 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और इस 24 घंटे के अंदर में आने और जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे की गिनती की जाएगी। और तीसरी जो स्वतंत्रता मिलती है वह है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। वह अपने पसंद के किसी भी वकील से सलाह ले सकता है, यह उसे प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में इसका वर्णन किया गया है। कितने में किया गया है? 23 से लेकर 24 तक में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 23 को देखते हैं, वह क्या कहता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अगर इसे कोई उल्लंघित करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है यह जानिए आप लोग। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में आप नहीं लगा सकते हैं, यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णित किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है यह जानिए। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार वो अपने तरीके से कर सकता है, इसमें उसे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है यह जानिए। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है।
अगर व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यह किसमें कहा गया है? यह अनुच्छेद 27 के अंतर्गत कहा गया है। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है, यह जानिए। अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि राज्य विधि द्वारा पूर्ण पोषित स्कूलों में, किसी भी संस्थानों में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या धर्म उपदेश को गलत सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यह किसमें कहा गया है? यह अनुच्छेद 28 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है। किसमें? 29 से 30 तक में वर्णित है। अब यह अनुच्छेद 29 और 30 भी क्या कह रहा है, यह जानिए आप। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें वर्णित है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसके आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 30 में क्या वर्णित है, यह जानिए। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार उसे हर तरह का सुविधा मुहैया कराएगी, वह किसी तरह का उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। यह इसमें वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। इसे संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है, ये आप जानिए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट प्रदान किए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षालेख। ये 5 रिट सरकार द्वारा सरकार को, न्यायालय को प्रदान किया गया है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, यह जानिए। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। और परमादेश क्या है? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, तो उसी को परमादेश कहते हैं। और प्रतिषेध लेख में, इस प्रतिषेध लेख में यह आता है कि यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है। इसके मामले में वह कार्यवाही न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार के क्षेत्र से बाहर है, इसलिए यह प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। यह उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है। और अधिकार परीक्षा लेख, यह जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। तो यह आता है अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को कब स्थगित किया जा सकता है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान स्थगित किया जा सकता है। कि कब किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात के दौरान इसे स्थगित किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसके अनुसार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान जब बना था तब यहाँ पे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 में इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और अनुच्छेद 31 एवं 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान से किस अधिकार को हटाया गया था? तो मूल संविधान से अभी हमने बताया कि मूल संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। किस संविधान को हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है और कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार में रखा गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। इसमें वर्णित है, अनुच्छेद 17 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए थे। खंड 4 और 5 जोड़े गए थे तथा यह व्यवस्था की गई थी कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का निर्णय कब पारित किया गया था? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का निर्णय 1980 में पारित किया गया था। 1980 में पारित किया गया था। अभी हम मिनर्वा मिल्स क्या है ये जान लीजिए कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। किसके? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। यह भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। यह भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 में आता है। यह कौन से भाग में आता है? भाग 4 में मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का वर्णन भाग 17 में किया गया है और राजभाषा का वर्णन भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आता है राजभाषा का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो आपात उपबंध का वर्णन
आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में किया गया है। किसमें? भाग 18 में किया गया है। यह अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 तक में। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है और यह भाग 4 में आता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं।